अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्दू काजमी और हमारे साथ भारत से आदित्य त्यागी हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो Thank मच। you so much, Arzu, for having me and namaste. नमस्ते। और बहुत अच्छा हमेशा आपसे बात करके लगता है और आज भी हम जरा बात करेंगे, शुरू तो कश्मीर से ही करेंगे। कश्मीर इशू जो है वो हमेशा से इंडिया पाकिस्तान में जो है इसी को लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता रहा है, हमारा टेंशन भी बनी रही है और एक तरह से डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी हमारे यहाँ तो खैर ये कहलाती है। लेकिन आजकल आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसको आप लोग कहते हैं, वहां पे जिस तरह से जो है वो एक्शन किया जा रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट करने बाहर निकले हैं उनको रोका जा रहा है। कैसे देखती हैं आप इसको? क्या लग रहा है आपको कि क्या पाकिस्तान की स्टेट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा या वाकई में कश्मीर के लोगों की जो डिमांड है उसको आप समझती हैं कि एड्रेस करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली लाइन में ये बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को कश्मीर तो चाहिए पर कश्मीरी नहीं चाहिए। आपके यहाँ जो प्रोटेस्ट हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हो रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, तो फिर काहे का आज़ाद कश्मीर, किस आज़ाद कश्मीर की बात की जाती है? क्योंकि हमने उसी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, जबकि मेरे जैसे जर्नलिस्ट और मेरे देश का ये मानना है कि आज़ाद कश्मीर कुछ नहीं है, वो भारत का जम्मू कश्मीर है। और क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, तो लीगली वो भारत का है। वो एक इस पे कोई डिबेट नहीं है। अब दुनिया उसे कुछ भी कह के साइड करने की कोशिश करे या उसे भारत की अथॉरिटी को उस पर साइड स्टेप करने की कोशिश करे, लेकिन फैक्ट यही है कि जम्मू कश्मीर जो है पूरा का पूरा भारत का है लीगली, क्योंकि जो उसके महाराजा थे उन्होंने भारत में विलय किया। अभी आपने बात की कि पीओजेके में जो चल रहा है, क्योंकि पीओजेके पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, मुझे हैरानी भी होती है, हंसी भी आती है, एंड आई फील सैड आल्सो टू एन एक्सटेंट फॉर द कश्मीरीज कि जो बातें, जो आरोप पाकिस्तान भारत पे लगाता था, क्या कहता था, भारत के जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चलता है, भारत के जम्मू कश्मीर में नौकरियां नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर में विकास नहीं है, भारत के जम्मू कश्मीर में फौज ज्यादती करती है, भारत के जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, सारे आरोप लगाता था पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। अब आप देखिए भारत के जम्मू कश्मीर में, हालांकि पीओजेके भी भारत का ही जम्मू कश्मीर है, लेकिन अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, मैंने जितना ट्रैवल किया है, बाय द वे मेरी थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो इसलिए आई हैव वाइट पेस्ट ऑन माय हैंड, लेकिन जम्मू कश्मीर में विकास है। जम्मू कश्मीर में अब आपको प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं, और कश्मीरी को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर उसे चैन से रहना है, उसे खाना कमाना है, उसके बच्चों के हाथ में उसे पत्थर नहीं चाहिए, उसके बच्चों के हाथ में उसे गन नहीं चाहिए, उसके बच्चे को विदेश जाना है या भारत में जाकर किसी भी हिस्से में नौकरी करनी है, तो उसे उसका सहारा बंदूक नहीं हो सकती। और इसीलिए आप डिफरेंस देखती है 90s के जम्मू कश्मीर में, 2016 में जो एक रिवाइव करने की कोशिश की गई बुरहान वानी के माध्यम से मिलिटेंसी को, जो पूरे तरीके से फेल हो गया। 2019 के बाद से जिस जम्मू कश्मीर को आप देखती हैं, वहां पे आपको दिखाई देगा शांति, पीस। रात के 12-12 बजे तक जम्मू कश्मीर में आपको रौनक दिखाई देगी। कश्मीर में आप जाएंगी, लोग सड़कों पे दिखाई देंगे, घूमते हुए दिखाई देंगे। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट भी देखे हमारे कश्मीर ने, और साथ ही ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान को वो रास नहीं आया। अब जो आरोप भारत पर लगाता था पाकिस्तान, वो उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है। अब वही कहा जा रहा है कि भैया आपने इंटरनेट कैसे सस्पेंड कर दिया। अब वही कहा जा रहा है कि भाई वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जी हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप एक तरफ क्लेम करते हैं आजाद कश्मीर है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो काय की आजादी है? अगर वहां पे 50 से ज्यादा लोग मर जाएं, प्रोटेस्टर्स मर जाएं, तो फिर सीरियस क्वेश्चंस खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में खुद हो रही है, आप देख रही हैं कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप लंदन चले जाइए, यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, कनाडा चले जाइए, हर जगह से अभी रिपोर्ट्स आते हैं कि भाई प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पीओजेके में ज्यादती हो रही है, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आपने विकास नहीं दिया। ये हालांकि मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि मैंने आप ही के यहाँ से एक वीडियो देखा था जिसमें एक तो मैंने लोगों को ये नारे लगाते हुए देखा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ आते हैं जिन्होंने ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट्स वहां बैठाई जाती हैं, पाकिस्तान जिसे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहता है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां पर, वो एक्चुअली पपेट है।
वो पपेट बैठाए जाते हैं। और आप खुद ये बात कहती हैं कि बलूचिस्तान और पीओजे में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, आपके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, तो आप खुद ये बात कहती हैं। प्रेस को वहां पे फ्रीडम नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और फौजी जो जनरल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया को लेके जाना चाहिए, प्रेस को लेके जाना चाहिए, प्रेस को लेके जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रेस जाती है, मैं हर दूसरे महीने जम्मू कश्मीर जाती हूँ, कश्मीर में भी बॉर्डर एरियाज में जाती हूँ, तंगधार जाती हूँ, उड़ी जाती हूँ, मैं गुरेज जाती हूँ। आप जहां का नाम लेंगी मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं गई हूँ कि नहीं गई हूँ। विलेजेस में जाती हूँ, विलेजर्स से बात करती हूँ, वहां पे जो सरकारी स्कीम्स हैं उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, मेरी रिपोर्ट्स में सब कुछ बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है। और आपने देखा भी होगा उसमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं, और उसमें बाकायदा कश्मीरी बताते हैं कि वो कैसे चेंज को देखते हैं 2019 से पहले के कश्मीर को और 2019 के बाद के कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में अब आप सोचें कि कहा जाता है डेमोक्रेसी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम में महबूबा मुफ्ती बैठी हैं, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में सजाद लोन बैठे हैं, अल्ताफ बुखारी बैठे हैं। ये सब जाते हैं चुनाव में। 2024 में बड़ा इलेक्शन हुआ, सब लोग गए, चुनाव हुआ और एनसी ने वो इलेक्शन जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो इलेक्शन जीता और सरकार बनाई। तो जो आरोप आप दूसरे पर लगा रहे थे, इसलिए बोलते हैं, एक कहा जाता है कि वेस्टर्न यूपी में स्पेशली इंडिया का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज सूबा है थोड़ा सा बहुत ही क्रैश है, लेकिन फिर भी मैं उसको बोलूंगी कि अगर हवा में मुंह करके आप थूकेंगे तो थूक आप ही के ऊपर आकर गिरेगा। तो पाकिस्तान की हालत वही कि आप अपने ऊपर ही थूक रहे हैं। आपने जैसे ही भारत को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया, आपने खुद ही पर थूकना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके खुद के घर में ये सब कुछ हो रहा है। और फिर मैं उस तरह के स्टेटमेंट्स देखती हूँ कि अरे ये सब कुछ तो भारत करा रहा है, ये सब तो रा करा रही है, रा करा रही है। हाँ, ये बात भी बार बार की जाती है एग्जैक्टली कि ये सब कुछ तो भारत करा रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि अफगानिस्तान में भी। अब आप देखें कि आप ये पहले डिसाइड कर ले, या तो भारत बहुत स्ट्रांग है या तो भारत वीक है। आपके पॉलिटिशियंस और आपके जर्नल जो हैं, इन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। या तो भारत इतना स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया को एक तरीके से इंडिया चला रहा है, भारत चला रहा है कि जी आपके बलूचिस्तान में भी, आपने तो बलूचिस्तान नहीं मेंशन किया, बलूचिस्तान में भी यही कहा जाता है। मेरे को याद है आपका जो DGISPR है वो शराफत चौधरी, क्या नाम उनका, शराफत, हालांकि दूर दूर से उनका शराफत से कोई लेना देना नहीं है, शरीफ हाँ अहमद शरीफ चौधरी। अच्छा हाँ, तो शरीफ शराफत से तो उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो वो बलूचिस्तान में भी बोलते हैं जी हिंदुस्तान करा रहा है। बल्कि उनसे ही मुझे याद आया, क्योंकि आपने उनका जिक्र कर दिया, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसमें उनका ये कहना है कि हम आपकी साइड, भारत साइड वाला कश्मीर भी ले लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने पानी कितना देना है भारत को। हाँ, वो ले लेंगे, वो जब दुनिया से चले जाएंगे ऊपर जाके वो बहुत कुछ ले लेंगे। तो ले लेंगे तो बहुत कुछ ले सकते हैं ना। लेने को तो मैं अभी भारत पूरा पाकिस्तान ले सकता है, लेने की बात तो ऐसे, वो तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो लेकिन वो सारे, मुझे लगता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए बातें करने लगते हैं ना, वो सिर्फ एक जोक बन जाती है, लेकिन इस वक्त, लेकिन आदित्य आपको क्या लग रहा है इस वक्त इनसे गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं कश्मीर के इशू को, जो इस वक्त हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं? तो गवर्नमेंट आखिर क्यों आपके ख्याल से इस तरह से इग्नोर कर रही है? और सारी दुनिया देख रही है, भारत ही नहीं, सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में क्यों आपको ऐसा लगता है कि नाकाम है? आपके यहाँ गवर्नमेंट है कहाँ? आपके यहाँ तो फौज है, और आप डंडा चला के, आप डंडा चलाकर किसी को अपनी जेब में रखना चाहेंगे और उसी के रिसोर्सेज, उसी की बिजली उस खरीद कर उसी को 30% ज्यादा रेट पे बेचेंगे, तो फिर वो कितने दिन तक सहेगा? आप उसी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और अपना पंजाबियों को पालेंगे, तो फिर वो कितना टाइम तक सहन कर पाएगा? आप उसे नाम तो देंगे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, लेकिन आजादी के नाम पे वहां पे होगा डंडा, आजादी के नाम पे वहां पे होगी गोली, आजादी के नाम पर वहां पर होगा दमन,
आजादी के नाम पर आप उनके लीडर्स को उठा लेंगे, जैसे आप बलूचिस्तान में महारंग बलोच को उठाकर ले गए, समीदीन बलोच को उठाकर ले गए, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि झेलते रहेंगे। एक पॉइंट के बाद मुझे एक बॉलीवुड की एक मूवी है, उसका एक डायलॉग है कि उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग आता है कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो कुछ वैसा ही हाल पाकिस्तानी फौज का है। और ये मतलब ये एक बहुत ही सेट पैटर्न है आरजू, जब मैं देखती हूँ पाकिस्तानी फौज और उनके ऑपरेट करने का तरीका, जब जब सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाती है तो वो उसमें एंट्री कराते हैं रॉ की, तो रॉ के बदले वो बोलते हैं रा, तो रा की एंट्री हो जाती है, उसमें इंडिया की एंट्री हो जाती है, उसमें इंडिया की गवर्नमेंट का दोष हो जाता है, उसमें इंडियन आर्मी का दोष हो जाता है। पाकिस्तान का तो कोई पाकिस्तान का कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो ये आपके कुकर्मों का नतीजा है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं कश्मीर गई थी, वहां पर कश्मीरियों ने मुझे बताया कि हम बैठे हुए थे अक्रॉस द रिवर, पीओजेके था, मैं केरन सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो केरन में अक्रॉस द रिवर आप देख सकते हैं पीओजेके दिखाई देता है। तो वहां पे हालांकि बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं कि कश्मीर जो है वो हमारी वेन है, जगुलर वेन है, और कश्मीर जो है वो सारा का सारा हमारा है, और ये है वो है, वो सब फालतू की बातें जो है वो सब लिखी हुई है वहां पर दिखाने के लिए जनता को। तो वहां पे जो इधर हमारे जो हमारी साइड पे कश्मीरी थे, उन्होंने बताया दो बातें मुझे बताई। उनके बहुत सारे रिलेटिव्स चले गए थे 90s में, जब पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंसी को हवा दी गई, तो बहुत सारे लोग इनके बहकावे में आके चले गए। तो उन्होंने कहा कि अब हमें पता ही नहीं हमारे रिलेटिव्स कहाँ हैं, कभी उनका कोई फोन ही नहीं आता। तो बोले एक बार बात हुई थी, तो वो लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिया बात करते हो तो आप मुखबिर हो, तो आप अगर कश्मीर में फोन कर रहा है कोई अपने रिश्तेदार को जो कि पहले कश्मीर में ही रहता था, आप उसको ब्रांड कर देते हो कि वो मुखबिर है। आप तो ये आपका कश्मीर प्रेम सिर्फ इतना ही है कि कश्मीरी से वो मुखबिर बन जाता है अगर वो अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदार से बात करना चाहता है। तो ये आपका कश्मीर प्रेम है। लेकिन देखिए कश्मीरी तो दोनों साइड है ना, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन कश्मीरी तो दोनों तरफ है, उनकी आपस में रिलेटिव्स भी है। लेकिन अगर वही बात अगर ये भी कहते हैं कि अगर भारत साइड के कश्मीर के लोग अगर पाकिस्तान साइड पे बात करें तो आप लोग भी तो उन्हें फिर पाकिस्तान के लिए एजेंट का जो है वो बना देते हैं ना, उनको भी तो गलत नाम दिया जाता है। नहीं देखिए, भारत की साइड कश्मीरी को कश्मीरी बात करे ऐसे केसेस मेरी नजर में तो आए नहीं। कुछ एक पाकिस्तानी थे, आपको पता भी होगा कई सारे केसेस भी हुए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वीजास कैंसिल हुए, बहुत सारे लोगों को कहा गया कि भाई आप वापस लौटिए, उस समय बहुत सारे केसेस आए। तो ये मुझे ग्राउंड समझ में नहीं आया कि किस ग्राउंड पे लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में ऐसे लोगों को एंटी नेशनल या एंटी इंडियन करार दिया जाता है, क्योंकि वीजास तो इंडियन गवर्नमेंट ही ग्रांट करती है ना। इंडियन गवर्नमेंट जब वीजा ग्रांट करती है तभी तो ये लोग ट्रैवल कर पाते हैं। तो ये लॉजिक मुझे बातें लगता है हवाई होती है, ग्राउंड की रियलिटी से दूर होती है, सच्चाई उनमें बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं आपको वो बता रही थी कि आपने ले जाके पीओजेके में, मुझे उन कश्मीरियों ने ये भी बताया कि मैम कई बार हमें ऐसा भी बताते हैं लोग, एक मेला लगता था वहां पर, वही केरन वैली में रिवर पे आके उधर से जो कश्मीरी चले गए थे वो आकर खड़े होते थे, और इधर से जो कश्मीरी भारत में ही रह गए वो आकर खड़े होते थे और अपने रिलेटिव से दूर बात करते थे, मेला लगता था। बोले पाकिस्तानी फौज ने वो भी बंद करवा दिया और लोगों के मन में खौफ क्रिएट कर दिया। तो आप किस कश्मीरी की बात कर रहे हैं? आप बेसिकली एक भूखंड की बात कर रहे हैं, आप आदमी की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आदमी की बात करेंगे तो आप इमोशंस की भी बात करेंगे, उसकी जरूरतों की भी बात करेंगे, आप उसके कल्चर की भी बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। नार्को टेररिज्म से कश्मीरी युवाओं को कौन तबाह करना चाहता है? भारत तो नहीं करना चाहता है, पाकिस्तान से वो ड्रग्स आ रहा है। तो ये कौन से कश्मीरी की बात कर रहे हैं? कश्मीर में बड़ी संख्या में शियाज रहते हैं, वो बहुत गुस्से में थे जब पाकिस्तान में शिया मॉस्क को निशाना बनाया गया था। आई थिंक वी आल्सो हैड अ चैट ओवर दैट, एग्जैक्टली बात भी हुई थी उसके बाद, तो बहुत गुस्से में थे। तो अब जो पाकिस्तान कश्मीरी को मजहब के नाम पर जोड़ने की बात करता है,
वही पाकिस्तान तो कश्मीरी को बर्बाद करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ता ना। जब आप बॉर्डर एरियाज में जाएंगे तो कश्मीरी तो बहुत गाली देता है। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बहुत गालियां दी। उन्होंने बोला ये भारतीय फौज से लड़ नहीं पाते हैं, ये हमारे घर को, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज हैं, आप जाके देखिए मेरी टाइमलाइन पे, आपको दिखाई देंगे। वो कश्मीरी है, कश्मीरी खड़ा होकर पाकिस्तानी को गाली दे रहा है, पाकिस्तान को गाली दे रहा है। तो ये कश्मीर पर एक्चुअली पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बहरहाल इनको एग्जैक्टली आप जो कह रही हो, वो कई वीडियोस हमने भी देखी है सोशल मीडिया पर, थी वो वीडियोस। अब लेकिन ये कि बहरहाल इधर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, और जिस तरीके से इस वक्त एक्शन किया जा रहा है या लोगों को मारा जा रहा है या डराया जा रहा है कश्मीर में, वो सही नहीं है, और इससे पाकिस्तान का नाम ही खराब हो रहा है, इससे फायदा कोई नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और आदित्य हम बात करें, आपके यहाँ नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ, और वो शेखर सुमन, खैर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शेखर सुमन, तो उनका अभी जो नया शो स्टार्ट हुआ है शेखर टुनाइट, उसमें उन्होंने कहा कि अब एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स उस पेपर को पहुंचाया करेगी। इतना क्या इशू आ गया कि पेपर इस तरह से लीक हुआ है और रोक नहीं पाए, और अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है? देखिए आरजू, इस पर मैं कहूंगी ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, नीट का पेपर लीक होना। हम यहाँ पर यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ यानी आपका फ्यूचर। अगर इस तरह से पेपर लीक होता है तो ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो जब आप इंडियन एयरफोर्स की बात कर रही है, वो ये दिखाता है सीरियसनेस कि आप कितने गंभीर हैं। आप ऐसे कदम उठाना चाहते हैं तो अभी क्या है, 18 लोकेशंस पे वो पेपर चल रहा है। आप अगर उसको पोस्टल माध्यम से भेजेंगी तो कितने मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स होंगे, आप खुद से इमेजिन करें कितने मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स होंगे। इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है, मैं खाली यहाँ पे एयरफोर्स की बात नहीं करती, मैं यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रही हूँ कि चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे वो ये इंश्योर करना हो कि चीजें ऑलमोस्ट परफेक्ट हो, हमेशा फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को लाया गया ताकि इंश्योर किया जा सके कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ एनी फर्दर ना हो। बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप समझ रही हैं? बिल्कुल। और आप खुद से सोचिए कि किस तरह की लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके डिफेंस फोर्सेस को इस तरह की एक्सरसाइज में अगर लगाया जा रहा है तो ये दिखाता है गंभीरता, सीरियसनेस में, और साथ ही दिखाता है परिपक्वता भी, कि आप मौजूदा ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें और फिर उसको देखते हुए जो जरूरी कदम आपको उठाने हैं, उन नेसेसरी स्टेप्स को आप उठाएं, सो दैट किसी भी स्टूडेंट के साथ जागती ना होने पाए, उसके साथ कोई अन्याय ना होने पाए। तो दैट इज हाउ वन शुड सी दिस बिग स्टेप ऑफ ब्रिंगिंग इन इंडियन एयरफोर्स, ताकि वो उसे लॉजिस्टिक्स के लिहाज से समझ लीजिए, उसे आप सिक्योरिटी के लिहाज से भी समझिए और प्रिवेसी के लिहाज से भी समझिए। हर सेंस में उसे फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह की फेयरनेस जो होनी चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम में, इन लेस देन 2 वीक्स ये री एग्जामिनेशन होना है, तो इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के साथ एनी फर्दर कोई जाति ना होने पाए, कोई ना इंसाफी ना होने पाए। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए, क्योंकि ये न्यूज भी काफी चली थी, और ना सिर्फ इंडियन चैनल पे बल्कि हर जगह ही सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पे ये लोगों ने पढ़ा, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या हुआ था और किस तरह से अब इसको जो है हैंडल किया जा रहा है। लास्ट में आदित्य, कॉकरोच पार्टी एक आई एकदम से 4 आवर्स में 14 मिलियन उनके फॉलोअर्स बन गए। ये क्या था? और वैसे तो खैर आपके जज साहब जो हैं या सुप्रीम कोर्ट के शायद जज हैं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी मैंने बिल्कुल सुना है, और आई फील कि उनको भी नई जनरेशन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कहा गया कि नहीं ये तो अपोजिशन कर रही है कि क्या कर रहा है, और आपके यहाँ तो हम ये सुनते आए हैं और हमेशा देखा है कि एक परमिशन रहती है बात करने की, अपनी बात रखने की, क्रिटिसाइज करने की, और उस पार्टी को फिर रोका गया, कहा गया इनके पेजेस डाउन किए गए। हुआ क्या था? नहीं, देखिए आपने जिस कॉकरोच पार्टी का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि इस जेनजी के ज़माने में
एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लोग उसमें मल्टीपल मोटिव्स एट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोग अपने हिसाब से किसी भी चीज को देख और समझ सकते हैं। उस पर जो पॉलिटिकल डिबेट है या उस पर जो डिस्कशंस है, मैं किसी को ना तो डिग्रेड करती हूँ, ना मैं किसी को डिस्क्रेडिट करने में यकीन रखती हूँ। तरह तरह के क्लेम्स किए गए उस पार्टी के बारे में, मुझे उस एक्सरसाइज में जाना नहीं है कि मैं उन्हें डिग्रेड करूं या डिस्क्रेडिट करूं। उनके द्वारा कुछ कुछ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, वो प्रोटेस्ट हुए। आप देखें, आपने कहा कि हमारे देश में आज़ादी है, हाँ हमारे देश में आज़ादी है। तभी आप देखें कि वो पार्टी, नई नवेली पार्टी, वो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं। अभी आप देखें ना कि कहीं आपने सुना कि फायरिंग हो गई, कहीं आपने सुना कि लाठीचार्ज हो गया, कहीं आपने सुना कि कुछ भी ऊंच नीच हो गई? नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन लोकतंत्र में प्रोटेस्ट की गुंजाइश है। जब तक आप उसको डेमोक्रेटिकली कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे क्या है, उनका, मैं जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट था पुणे में, उसके बारे में पढ़ रही थी, तो वहां पे सोनम वांगचुक भी आए थे। सोनम वांगचुक जो है, आपको याद होगा एक मूवी बनी थी 3 इडियट्स, तो कहा जाता है उन्हीं के कैरेक्टर को प्ले किया था आमिर खान ने। इस तरह की बातें कही जाती हैं, ठीक है। रिनाउंड एजुकेशनिस्ट उनको कहा जाता है, उन्होंने इस पार्टी को सपोर्ट किया। अब इन प्रिंसिपल पार्टी से जुड़े हुए दिक्के जो है, जो बात, जो उसके फाउंडर है 30 ईयर ओल्ड, 30 वर्ष उनकी है आयु, तो वो जो बातें कह रहे हैं, अगर मैं भी उसको पढ़ूं तो जो बात कही जा रही है उस बात में क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर आप एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है या रिस्केड्यूल होता है या पोस्टपोन किया जाता है, तो वो छात्रों के राइट्स की गारंटी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट जो है, जो उनकी मांग है कि गवर्नमेंट 10,000 रुपए दे दे, अगर कैंसिल हो गया, नेक्स्ट साल के लिए चला गया या टू अ सर्टेन पीरियड पोस्टपोन हो गया, तो भाई गवर्नमेंट जो है वो एज रिलैक्सेशन दे दे। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि भाई छात्रों के साथ को फेयर ट्रीट किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या बुराई है? आप मुझे बताइए कि मैं इसमें मैं क्यों किसी को ये कहते हुए डिस्क्रेडिट करूं कि अच्छा जी इन्होंने ये किया, तो इन्होंने इनका फलाने से, इन्होंने इतने सब्सक्राइबर्स या इतने फॉलोअर्स एक्वायर कर लिए, तो इन्होंने ये किया वो किया। मैं उस फ्यूटाइल डिबेट में नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल देखें तो उन्हें पूरे तरीके से जो उनकी मांगे हैं, आज आप जाइए, आपने पुणे में के वीडियोस उठा के देख लीजिए। भाई प्रोटेस्ट तभी हो पा रहे हैं ना जब गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। अगर कल को गवर्नमेंट ये कह देती है कि हम प्रोटेस्ट अलाउ नहीं करें, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज कह देती है हम ये प्रोटेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, तब मैं और आप इस पे बात कर सकते हैं, तब मैं और आप इस पे डिबेट कर सकते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों नहीं करने दिया जा रहा, या फिर उनके पास कोई वैलिड रीजन ना। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बता रहे हैं और उनके पास कोई करेक्ट ऑब्जेक्टिव लॉजिकल रीजन नहीं है अथॉरिटीज के बाद, तब हम और आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दुख की अपनी बात रख रहे हैं, सोनम वांगचुक भी उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स होनी चाहिए। ये सब उनकी मांगे हैं, इस पर वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लोग जो हैं अपने अपने चश्मे से उसे देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि जब शुरू में वो आए थे तो एकदम हंगामा मच गया था और बहुत ज्यादा उनको देखा जा रहा था। खैर अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये खबर भी चली थी कि शायद गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन जैसे आप कह रही है तो आई होप कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको नहीं रोका जा रहा है। आरजू, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं, आप भी यूट्यूब करती हैं, सोशल मीडिया करती हैं, मैं भी सोशल मीडिया बहुत करती हूँ, आपके साथ भी होता है, ग्राफ ऐसे जाता है, हाँ, आपका ग्राफ ऐसे आ जाता है, ऐसा भी आता है, ऐसे ही रहता है, हाँ, वो ऐसे आ जाता है। बहुत बार मैंने तो ये देखा है कि हर तीसरे दिन मेरे साथ ये हो रहा होता है। मेरे साथ हर दूसरे दिन, आपसे मैं ज्यादा हूँ, मेरे साथ हर दूसरे दिन मैं आज क्या हो गया, सब लोग कहाँ चले गए। इसलिए मैं तो यूट्यूब करती भी नहीं हूँ उस हिसाब से, बिकॉज आई फाइंड इट हाईली डीमोटिवेटिंग, और मेरा अगर यूट्यूब से चलता नहीं है तो आई एम नॉट बाउंड बाय इट। तो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर फॉलोइंग डिसाइड करती है कि जी आप कितने बड़े हैं, तो आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं जब जी न्यूज में काम करती थी
तो मुझे एक शो मिला था, वो नंबर 7 का शो हुआ करता था, और उस समय चैनल की रेटिंग भी 6-7 थी। उसमें मैं उसमें उस शो को मैं टॉप पर लेकर गई, उस डिबेट शो को, ठीक है। लेकिन आप अगर मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखती तो उसमें तो ऐसा नहीं हो गया था कि भाई 6 मिलियन और 7 मिलियन लोग आ गए थे कि सडनली ओ भाई इफ माय शो हैज गॉन अप लाइक दैट ऑन टीवी और सोशल मीडिया वाज एब्सोल्युटली रियल, then I should have been sitting on 7 million or 8 million of followers. और आप देखें जिनके 7 मिलियन और 8 मिलियन और 20 मिलियन और व्हाटएवर मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, उनकी एंगेजमेंट उठा के आप देख लीजिए, कई अकाउंट्स उनकी तस्वीर आपको पता चल जाएगी कि कितने ऑर्गेनिक हैं, उनके एग्जैक्टली होता है, रीच भी, उनकी एंगेजमेंट्स भी। तो सोशल मीडिया का तो एल्गोरिदम्स का गेम, आपकी टैगिंग का गेम, तो मैं सोशल मीडिया को रियल दुनिया के लिए नहीं लेती। आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सोशल मीडिया पे कोई भी कितने सब्सक्राइबर्स गेन कर ले, फॉलोअर्स गेन कर ले, मैं ये आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, आप उससे डिसीव मत होइए। आज की तारीख में मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ आरजू, मैं व्यूज चेज नहीं करती, मैं इम्पैक्ट चेज करती हूँ। होना भी यही चाहिए, गारंटी नहीं देते इम्पैक्ट की। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। लेकिन खैर वो क्योंकि बिल्कुल ही एक अलग तरह से आए थे और लोग थे कुछ और बात कर रहे थे, इसलिए उनको देखा जा रहा था। हम लोग तो न्यूज कर रहे होते ना, हम तो जो लेटेस्ट न्यूज है हम वो कर रहे होते, वो न्यूज का तो नहीं था, वो तो अपने आप की एक प्रोजेक्शन कर रहे थे, अपनी एक बात कर रहे थे। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही था, और इसीलिए शायद यहाँ पर भी बहुत दिनों तक दिखाया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, उनकी न्यूज जितनी चली है शायद हमारी अपनी नहीं चलती होगी। आपके यहाँ तो पीओजेके नहीं चल रहा है, पर हाँ जनता कॉकरोच चलेगी। एग्जैक्टली, एनीथिंग एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट is a blessing in disguise for Pakistan. बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर कश्मीर की कोई खबर नहीं चल रही, लेकिन ये जरूर है कि कॉकरोच पार्टी की न्यूज जो थी वो 3-4 दिन नॉन स्टॉप चली है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। 10,000 लोग होंगे, 10,000 होंगे, लेकिन आपके यहाँ बताया गया वो 10 लाख लोग पहुंच गए जी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये हो गया जी, चूल्हे हिला दी जी, अब गिरी सरकार और तब गिरी सरकार और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज का जो रिकॉर्ड है एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो अपने नाम कर लिया इसी क्रिटिसिज्म के बीच। क्या इतना तो मेरा ख्याल है हम लोगों के मीडिया में चलता है, इतना तो मीडिया में चलता है, क्योंकि आपके यहाँ भी जो फिगर्स आती है वो जब मैं जाती हूँ तो मैं फिर कहती हूँ कि ये नहीं है, इतने नहीं इतने, तो वो थोड़ा सा मसाला हम दोनों ही डालते हैं, तो वो होता रहना चाहिए। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके मेरे मीडिया की बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फिगर्स बहुत गलत होती हैं और जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाते हैं वो जाके फिर कहते हैं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, तो इसलिए हो जाता है समटाइम थोड़ा बहुत। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और होपफुली हम जल्दी मिलेंगे, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। जी जी, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।